नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर सर फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी और स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होगा। बल आघूर्ण का व्यंजक हम निकालेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बल आघूर्ण। तो देखिए, बल आघूर्ण पढ़े इससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। देखिए, वो आपने रेगुलर पढ़ा है। देखिए, विद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा है। यहां पर हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जहां पर आपको विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया था, वहां पर समझाया था कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शंस एक समान है और परिमाण एक समान है तो उसे कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कर रखी है ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र है। कॉन्सेप्ट आपको यह भी बताया था, यदि आवेश धनात्मक है तो विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से इस तरह से बाहर निकलेगी, और यदि आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत रेखाएं ऋणात्मक आवेश पर आकर क्या होगी, समाप्त होगी। तो ये तो था विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन का। अब आप ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन मैंने इधर दर्शा रखी है। इसका मतलब यहां पर दूर कोई क्या है, इस तरह से धनात्मक आवेश है और इधर दूर को क्या है, ऋणात्मक आवेश है। हालांकि इनको दर्शाते नहीं है। अब आप देखिए, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई धनात्मक आवेश रखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र में क्यों आवेश रख दिया। अब देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्यों आवेश रख दिया। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन इस दिशा में। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन इस दिशा में होने का मतलब यहां पर कोई धनात्मक आवेश है और यहां पर ऋणात्मक। ध्यान दीजिए, यह धनात्मक इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इसको दूर हटाएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र पर, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर एक विद्युत बल लगेगा और इस विद्युत बल की डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में होगी। दूसरा पॉइंट समझिए, यदि इन्हीं विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम ऋणात्मक आवेश रखते हैं, ऋणात्मक क्यों आवेश रखते हैं, तो ये इधर धनात्मक से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकली थी, अब ऋणात्मक आवेश यहां पर रखा है, तो ये धनात्मक इस ऋणात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अपने पास बुलाएगा। तो यह इस पर लगने वाले, इस ऋणात्मक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी और ये डायरेक्शन लगने वाले जो विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, इसकी क्या है, विपरीत है। और देखिए, हमने आपको जब समझाया था, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा समझाई थी, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की अवधारणा का फॉर्मूला क्या दिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू बल F अपॉन Q नॉट। Q नॉट वहां पर कोई परीक्षण आवेश था। हम आवेश और भी ले सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इक्वल टू F अपॉन Q।
इसको अपन सोल्व करते हैं तो बल आ जाएगा F इजिकल टू क्यू गुणा ई। तो यहां पर ये क्या हो गया, F इजिकल टू क्यू ई। तो ये क्या हो गया, F जब आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो आवेशों पर लगने वाला बल हो गया। तो आवेशों पर बल कुछ इस तरह से लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें हमेशा याद रखना है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है इस पर हम चलते हैं, बल आघूर्ण। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम एक विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल किस तरह से लगता है और बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शा रहे हैं। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र यहां पर पहले से स्थित है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हम कोई विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो और भी लाइनें खींच सकते हैं। तो ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया भाई। इसकी डायरेक्शंस क्या है, जो ये तीर की दिशाएं हैं, ये क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। अब देखिए इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आपको पिछले 3-4 लेक्चर्स में पढ़ाया है। तो विद्युत द्विध्रुव यहां पर बिंदु बी ले सकते हैं, ए कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर हम बिंदु बी ले लेते हैं और यहां पर बिंदु ले लेते हैं ए। अब देखिए यहां पर हम रख देते हैं प्लस क्यू आवेश, धनात्मक आवेश, और बिंदु ए पर भी उसी परिमाण का आवेश, लेकिन उसकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। यानी बिंदु बी पर धनात्मक है तो यहां पर हम रख देते हैं माइनस क्यू आवेश हम रख देते हैं। यानी यहां पर आवेश कैसा है, यहां पर आवेश है ऋणात्मक। ये हो गया माइनस क्यू आवेश। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं। अब तक की कैलकुलेशन में विद्युत द्विध्रुव के मध्य दूरी को हम 2a मानते हुए आए हैं, तो यहां पर भी दूरी 2a मान लेते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, 2a होगी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिए विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। तो इसमें यहां पर हमने जो विद्युत द्विध्रुव को रखा है विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रख दिया। तो यहां पर ए और बी बिंदु पर जो आवेश है उनसे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया। इस विद्युत द्विध्रुव को हमने इस विद्युत क्षेत्र से ये थीटा कोण पर रख दिया। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो इस धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में इस आवेश पर एक बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। उस विद्युत बल की डायरेक्शन होगी ये, बल क्या होगा, F वेक्टर मान लेते हैं, F1 वेक्टर। अब इस बिंदु A पर, यहां पर यह बिंदु A है, इस बिंदु A पर जो माइनस क्यू आवेश है यहां पर भी विद्युत बल लगेगा और इसकी डायरेक्शन होगी इस दिशा में। माइनस क्यू आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा और ये क्या होगा, F2 वेक्टर। अब देखिए इस विद्युत क्षेत्र में जो आवेश हैं इन पर बल लग रहे हैं अलग अलग दिशा में। एक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और दूसरे आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर इस एक समान विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल कितना लग रहा है या परिणामी बल कितना लग रहा है उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर
परिणामी बल। तो यहां मैं लिख देता हूं द्विध्रुव पर परिणामी बल या द्विध्रुव पर कुल बल। तो परिणामी बल को हम कह सकते हैं F के नीचे कुल बल कितना होगा। तो कितना, देखिए एक बल लग रहा है F1 वेक्टर और दूसरा बल लग रहा है F2 वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर बल का फॉर्मूला ये रहा, F इक्वल टू QE। बल क्या होगा, F इक्वल टू QE। तो F1 क्या होगा, F1 होगा QE वेक्टर, ये रहा। और F2 क्या होगा, तो F2 मैं यहां पर लिख देता हूं, F2 वेक्टर भी क्या होगा। अब देखिए वहां पर तो आवेश ऋणात्मक था, यहां पर आवेश ऋणात्मक है, तो F2 वेक्टर होगा माइनस QE वेक्टर। तो यहां पर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मान रख देते हैं, तो क्या जाएगा QE वेक्टर माइनस QE वेक्टर। ये मान समान है, तो F कुल का मान क्या जाएगा, जो F नेट बल कह सकता हूं, इसका मान क्या जाएगा, यह जाएगा 0। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस पर परिणामी बल तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो परिणामी बल 0 होने के कारण ये जो विद्युत द्विध्रुव होगा ये स्थानांतरित गति नहीं कर सकता, यानी इस तरह से गति नहीं कर सकता। यहां पर ये क्या करेगा, घूर्णन गति कर सकता है। अब देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये आगे गति नहीं कर सकता। देखिए यदि यहां पर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होता तो ये आगे गति करता। अब देखिए यहां पर दो बल कार्य कर रहे हैं, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, F1 वेक्टर में यहां लिख देता हूं, क्योंकि F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर। देखिए ये तो बल हो गए, दोनों आवेशों पर लग रहे हैं, ये बल परिमाण में एक समान है, लेकिन इनकी डायरेक्शंस क्या है, विपरीत है। तो हम लिख सकते हैं F1 का मोड, F1 वेक्टर का मोड इक्वल टू F2 वेक्टर का मोड इक्वल टू, अब दोनों बलों को मान लेते हैं F। आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो इसलिए हमने ये माना है। मैं लिख देता हूं यहां पर F बल हमने अपनी तरफ से माना है कि आगे कैलकुलेशन में आसानी हो। और इसका मान कितना होगा, अब देखिए दोनों पर मोड लगा दिया, तो अब यहां पर मोड लगा दिया तो नेगेटिव चिन्ह इसी में समाहित हो गया, इसका मान हो गया QE हो गया। तो जो बल लग रहे हैं आवेशों पर वो परिमाण में एक समान है लेकिन दिशा में विपरीत है, उसको भी हमने यहां पर लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल 0 हो गया। तो देखिए यहां पर दो बल लग रहे हैं, एक F1 और एक F2। ध्यान दीजिए दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। देखिए जो बल F1 है, बल F1 की क्रिया रेखा ये होगी, ध्यान दीजिए आप, बल F1 की क्रिया रेखा ये होगी और बल F2 की क्रिया रेखा ये होगी। क्या कहते हैं इनको हम कह सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन मैंने खींची है ये बलों की क्या है, क्रिया रेखाएं हैं। जो क्रिया रेखा हो मतलब कि बल इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर बल इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए बिंदु B से एक लंब डालते हैं F2 बल की क्रिया रेखा पर। ध्यान दीजिए बिंदु B से जो ये F2 बल की क्रिया रेखा, इस पर एक लंब डालते हैं इस तरह से। इस बिंदु को नाम देते हैं C। बिंदु A हो गया, B C। यहां पर ये इस पर 90 डिग्री कोण बनाता है। ध्यान दीजिए ये कोण थीटा है, यानी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनता है, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा।
अब देखिए विद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, एक F1 वेक्टर और एक F2 वेक्टर। तो क्या करेगा, अब देखिए दोनों बल की डायरेक्शन विपरीत है, एक बल की दिशा इधर है, एक बल की दिशा इधर है। तो ये दोनों बल एक ही वस्तु पर लग रहे हैं, एक ही विद्युत द्विध्रुव पर लग रहे हैं। तो दो बल एक ही वस्तु पर लग रहे हैं, तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, एक बल युग्म का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, बल युग्म का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर भी विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म का निर्माण हो जाता है। ये बल युग्म क्या करता है, ये बल युग्म इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करता है। ये बल तो क्या करेगा, ये बल तो इसको इधर घुमाएगा और ये वाला बल इसको इधर घुमाएगा। यानी ये बल क्या करेगा, विद्युत द्विध्रुव को इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के कारण एक बल आघूर्ण का निर्माण होता है और उसी बल आघूर्ण को हम निकाल रहे हैं। तो बल आघूर्ण क्या होगा, लिख सकते हैं हम बल आघूर्ण। देखिए बल आघूर्ण को हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से, टो या टाउ, इस तरह से टो या टाउ। तो बल आघूर्ण क्या होगा, किसी एक आवेश पर बल, ध्यान दीजिए फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं लैंग्वेज के रूप में, बल आघूर्ण टो या टाउ, मैं इसको टो कहता हूं, टो इक्वल टू बल गुणा बल, ये जो बल है किसी एक आवेश पर लगने वाला बल है, तो बल गुणा आवेशों के मध्य या आवेशों की क्रिया रेखाओं के मध्य दूरी, यहां पर लिख सकता हूं बल गुणा आवेशों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो ध्यान दीजिए बल आघूर्ण तो इक्वल टू बल इनटू आवेशों के मध्य क्रिया रेखाओं, दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो बल किसी एक आवेश पर लगने वाला बल है, आवेशों की क्रिया रेखा ये रही भी, आवेशों की क्रिया रेखा दोनों आवेश पर जो बल लग रहा है। तो देखिए आवेश F1 पर बल या आवेश जो Q है इस पर बल F1 और आवेश -Q पर बल F2। तो इनकी क्रिया रेखा ये रही, क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी क्या हो गई, BC हो गई। तो यहां से बल आघूर्ण हो गया, इसको मिटा देता हूं, तो बल आघूर्ण हो गया बल आघूर्ण तो बल किसी एक आवेश पर लगने वाला बल। देखिए एक आवेश पर लगने वाला बल, प्लस आवेश पर F1 बल लग रहा है, माइनस आवेश पर F2, लेकिन यहां पर हमने दोनों को क्या मान लिया, F मान लिया है, तो हम F लिख सकते हैं, गुणा क्या लिख सकते हैं, BC। BC दोनों आवेशों के मध्य में क्या हो गई है, लंबवत दूरी हो गई। तो अब देखिए बल आघूर्ण को मैं सिर्फ टो लिख देता हूं, तो टो इक्वल टू F का मान क्या लिख सकता हूं, QE। तो F का मान लिख दिया QE इंटू BC। तो यहां पर साइड में कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि F इक्वल टू क्या हो गया, QE हो गया। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है यहां पर, आप ABC, ध्यान से देखिए ABC। तो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से बन रहा है, ध्यान दीजिए यहां पर कोण थीटा हो गया,
बिंदु ए हो गया, बिंदु सी हो गया और बी हो गया, ये 90 डिग्री है। अब आप ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 2a है। तो यहां पर मुझे BC चाहिए, तो साइन कोस में एक रिलेशन होता है, तो मैं यहां पर साइन का रिलेशन लिख रहा हूं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां पर लंब क्या हो गया भाई, BC हो गया, और कर्ण क्या हो गया, AB हो गया। साइन की निष्पत्ति होती है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो गया BC और कर्ण क्या हो गया AB। तो यहां से मैं देखिए AB का मान, इस डायग्राम में आप देखिए AB का मान आपको दे रखा है 2a, तो AB का मान लिख सकते हैं, तो लिख दिया साइन थीटा इजकल टू BC अपॉन 2a। यहां से मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, तो BC इजकल टू 2a इंटू साइन थीटा हो गया। ऊपर वाला समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में BC का मान हम समीकरण 2 से लिख सकते हैं, तो ये हो गया समीकरण 2 से मान रख रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से बल आघूर्ण टो इजकल टू हो गया QE 2a साइन थीटा, समीकरण 3। इसी को आगे सोल्व करते हैं, तो देखिए हम इसके ऊपर ही सोल्व करते हैं, तो समीकरण 3 से ऊपर का मिटा देता हूं, ध्यान दीजिए आप। अब देखिए समीकरण 3 को हम व्यवस्थित करते हैं, तो बल आघूर्ण टो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a E इंटू साइन थीटा। अब देखिए Q इंटू 2a क्या हो गया भाई, Q आवेश का परिमाण और 2a दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है P से। तो ये क्या हो गया, तो यहां पर AB जो विद्युत द्विध्रुव है उसके लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया Q इंटू 2a, तो ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो इसके स्थान पर क्या ले सकता हूं, P, तो क्या हो गया, टो इजकल टू PE इंटू साइन थीटा। अब देखिए 11वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सदिश में फॉर्मूला होता है एक सदिश A वेक्टर और दूसरा सदिश B वेक्टर। इसको सोल्व करते क्या आता है, AB साइन थीटा। यदि इसी फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करें, P और E को सदिश की तरह माने, तो बल आघूर्ण हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बल आघूर्ण टो वेक्टर इजकल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। समीकरण नंबर 4। तो यहां पर समीकरण 4, बल आघूर्ण टो इजकल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश गुणा किसे, एक समान विद्युत क्षेत्र से। तो ये यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम एक विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला निकलकर ये आता है। तो देखिए यहां पर अब आप यहां ध्यान दीजिए, देखिए बिंदु A पर माइनस चार्ज है,
बिंदु बी पर जो आवेश प्लस है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यहाँ पर क्या होगी, पी वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या करेगा, इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, इन आवेशों को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। अब देखिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। समीकरण 4 से आगे भी तीन स्थितियां बनती है, तीन अलग अलग विशेष स्थितियां बनती हैं, उन विशेष स्थितियों को भी हम पढ़ते हैं। तो जो समीकरण 4 का जो फॉर्मूला है उसको हम यहां पर लिख देते हैं और तीन स्थितियां वहां पर हम अलग अलग बनाएंगे। देखिए यहां पर हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, एक फॉर्मूला हमने लिखा है टो इक्वल टू पीई साइन थीटा, और उसके नीचे लिखा है बल आघूर्ण टो इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, जिसको समीकरण 4 दिया। अब देखिए बल आघूर्ण के लिए तीन अलग अलग स्थितियां हम यहां पर बनाते हैं। जिनको हम कहते हैं स्पेशल केस या विशेष स्थितियां। तो पहला केस पढ़ते हैं, केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो, क्या पढ़ रहे हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो। अब आप ध्यान दीजिए, जो समीकरण 4 से ऊपर एक समीकरण लिख रखी है टो इक्वल टू पी साइन थीटा। थीटा यहां पर क्या है, देखिए थीटा यहां पर जो विद्युत द्विध्रुव रख रखा है उसके कारण उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं तो थीटा क्या है, थीटा यहां पर ई वेक्टर व पी वेक्टर के मध्य में कोण है। थीटा क्या है, ई वेक्टर और पी वेक्टर के मध्य में कोण है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य में क्या है, कोण है। अब देखिए पहले केस में पढ़ रहे हैं, थीटा का मान क्या है, 0 है। थीटा का मान 0 होने का मतलब, अब देखिए थीटा 0 है तो एक बार समीकरण 4 से जो ऊपर फॉर्मूला है उसमें आप रख लो, भाई फॉर्मूला ये तो है टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। थीटा का मान आप 0 रख लो तो टो का मान क्या आएगा, 0 है, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यह है कि एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरह से, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, इस दिशा में। अब देखिए यहां पर जो विद्युत द्विध्रुव रख रखा है वो इस तरह से रखा हुआ है, यहां पर तो क्या है प्लस क्यू आवेश है और यहां पर माइनस क्यू आवेश है। इनके कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा पी वेक्टर। अब देखिए पी वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा क्या है, एक समान है, इस कारण यहां पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है, 0 है। सेकंड केस देखिए आप, देखिए सेकंड केस में हम लेते हैं, यदि थीटा का मान क्या है 180 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री था, 180 डिग्री है, तो इसी फॉर्मूले में मान रखते हैं तो साइन 180 का मान भी 0 होता है, तो यहां भी टो का मान क्या हो गया, 0 हो गया, लगने वाला बल आघूर्ण का मान 0 हो गया। इसको भी डायग्राम द्वारा समझते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र बिल्कुल पहले के समान है, तो ये तो हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह से रखा हुआ, आप देखिए यहां पर तो है, इस बिंदु पर तो है माइनस क्यू आवेश और इस बिंदु पर है प्लस क्यू आवेश, इस तरह से यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है। अब देखिए इस विद्युत द्विध्रुव के कारण एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा जिसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी। आपको बताया था पहले भी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर है। तो अब देखिए यहां पर विद्युत द्विध्रुव, यहां पर विद्युत द्विध्रुव
और विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इस स्थिति को कहते हैं हम समांतर व्यवस्था और इस स्थिति कहते हैं प्रति समांतर व्यवस्था। यहां पर भी बल आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। एक तीसरी स्थिति होती है केस थर्ड। अब देखिए यहां पर थीटा का मान जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य में कोण क्या है, 90 डिग्री। sin 90 का मान 1 होता है। इस फॉर्मूले में हम मान रखते हैं तो टो का मान क्या आ जाता है, पी ई आ जाता है जो मैक्सिमम होता है। तो देखिए इस स्थिति को हम बढ़ाते हैं तो ये तो बिल्कुल पहले के समान, ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इस तरह से। अब देखिए यहां पर विद्युत द्विध्रुव कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये तो हो गया प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश। तो विद्युत द्विध्रुव यहां पर इस तरह से रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो यहां पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया P वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर। अब देखिए विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसके इस दिशा में, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, लंबवत 90 डिग्री। तो इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए क्या होगा, बल आघूर्ण सबसे अधिक होगा। तो ये था एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये इसकी 3 स्थितियां हैं। इनमें भी जो पहली केस स्थिति है उसको हम कह सकते हैं साम्य अवस्था या स्थायी साम्य अवस्था, और केस सेकंड है ये क्या है, अस्थायी साम्य अवस्था। तो ये बल आघूर्ण के बारे में था। थैंक यू।